हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 5वें वीडियो में। 5वां वीडियो है ये। क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का 5वां वीडियो है ये। इस वीडियो में हम अभ्यास के सारे प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इनमें से हमें यह बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से यह बताना है कि कौन सा युगल यानी कि कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। तो एक बात सोचो, इसमें कहा गया है कि NaCl कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि NaCl प्लस कॉपर। तो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी में बता चुका हूं कि जो Na है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जो Cu है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। इसी कारण Cu जो है Na को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये वाला तो आपका पहला ऑप्शन तो गया गलत। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, यानी कि MgCl2 की एल्युमिनियम के धातु के साथ रिएक्शन। इसे देख लो, मैं आपको बता चुका हूँ सक्रियता श्रेणी में जो Mg है यानी कि ये जो मैग्नीशियम है ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जो एल्युमिनियम है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु नहीं है। इसी कारण एल्युमिनियम इसको विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये भी आपका गलत है। तीसरा है आपका FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, यानी कि FeSO4 की सिल्वर यानी कि Ag के साथ रिएक्शन। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सक्रियता श्रेणी में जो Ag है वो कम अभिक्रियाशील है, जो Fe है वो अधिक अभिक्रियाशील है। इसी कारण Ag इस Fe को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब है चौथा। चौथा है AgNO3 एवं कॉपर धातु, यानी कि AgNO3 की कॉपर धातु के साथ रिएक्शन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि Ag जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, किससे? Cu से। तो इसी कारण Cu जो है वो Ag को बाहर निकाल फेंकेगी और NO3 को अपने साथ ले लेगी। तो इसलिए रिएक्शन हो जाएगी CuNO3 का होल ट्वाइस। समझ गए? पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही है, डी जो है। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। 4 विधि दी हुई हैं। पहला है ग्रीस लगाकर, दूसरा है पेंट लगाकर, तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर, चौथा है ऊपर के सभी। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों आपके ऊपर के सारे ही सही हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को यानी कि लोहे की जो धातुएं होती हैं उनको हम ग्रीस लगाकर भी सुरक्षित रख सकते हैं, पेंट लगाकर भी उनको जंग से बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी जंग से बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। यानी कि कोई धातु है वो आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, उच्च गलनांक यानी कि जो गले उच्च ताप पर ऐसा वो यौगिक बनाएगी, और वो जो यौगिक होगा वो होगा जल में विलय, यानी कि वह जल में घुल जाएगा। तो ऐसी धातु कौन सी है? तो पहला ऑप्शन आपका कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। पहले कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, फिर और किसी के साथ करवाएंगे। तो पहले कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। बैलेंसी के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंसी होगी कंप्लीट। तो ये CaO जो है आपका, ये पहले ही प्रोडक्ट हमको पहले ही जो इसमें वो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ये CaO जो आपका वो प्रोडक्ट बना है ये बना है बिना बुझा हुआ चूना, और ये जो है उच्च गलनांक होता है इसका, और ये जल में विलय होता है यानी कि इसको जल में घोला जाता है तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। अभी ये है बिना बुझा चूना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही है। पहला ऑप्शन था आपका कैल्शियम, वही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेपन होता है, क्योंकि जिंक का नहीं होता है, जिंक जो है उसका लेपन नहीं होता है, टीन का होता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है,
यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है महंगा है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है टीन जो है वो सस्ता है और जिंक जो है महंगा है। तो ये तो आप जच नहीं रहा कुछ, मतलब मज़ा नहीं आ रहा इसमें। और दूसरा है आपका बी, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, यानी कि जिंक का जो गलनांक है वो अधिक है और टीन का कम है। तो ये भी आपका सही नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें कि जो जिंक होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और जो टीन होती है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होती है। इसलिए ही जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जिंक का लेपन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जिंक बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, वो खाने के पदार्थों के साथ रिएक्शन कर लेगी। और टीन का कर दिया जाता है क्योंकि टीन बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, वो खाने के पदार्थों के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सी सही है, क्योंकि सी में दिया हुआ है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन के जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है और जो टीन है वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसमें यूज होता है खाने के डिब्बों वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्रियाकलाप है और ये कुछ ज़्यादा मोस्ट भी नहीं है कि एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो है जैसे 5वां क्वेश्चन है ये कम आते हैं, समझ गए? तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका उभयधर्मी ऑक्साइड के ऊपर था। तो देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, बट फिर भी देख लीजिए, जब क्वेश्चन आंसर में आया तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होता है जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड हो जाता है जो अम्ल के भी गुण प्रदर्शित करेगा, मतलब प्रदर्शित करेगा सॉरी, और क्षार के भी गुण प्रदर्शित करेगा। तो वह होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ गए? एग्जाम्पल देख लो, Al2O3। जो Al2O3 है यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। दूसरा है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है आपका वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ गए सही से। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। दो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो पहले तो हम उसको देखेंगे, दो ऐसी धातुएं लेंगे जो है आपकी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। तो मतलब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होनी चाहिए वो धातुएं। कैसी होनी चाहिए? हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला है Na जो है यानी कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तनु अम्ल से। तो रिएक्शन करवाते हैं उसके HCl से यानी कि तनु अम्ल से। रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमें मिलेगा NaCl + H2, ये आपका मिल गया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है पोटेशियम भी H को इसका तनु अम्ल से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H को यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बनेगा आपका KCl + हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। समझ गए? पहला समझ गए। आगे उसने क्या कहा है, दो क्वेश्चन है ना इसमें, धातुओं के ऐसे नाम बताइए जो तनु अम्ल को विस्थापित कर सकती हैं तथा ऐसे बताइए जो नहीं कर सकती हैं, यानी कि जो कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो ऐसे भी हैं, देखिए ज़रा कौन से हैं। तो ऐसे भी दो धातु हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। पहली है आपकी Cu जो है HCl से H को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ नो रिएक्शन होगी। और दूसरी है आपकी Ag। यस दोस्तों, Ag भी आपकी HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ नो रिएक्शन होगी। जो H है वो अधिक अभिक्रियाशील है और जो आपकी Ag है वो कम अभिक्रियाशील धातु है। इसी प्रकार Cu भी कम अभिक्रियाशील है, किससे? H से। ये अधिक अभिक्रियाशील थे इसलिए उन्होंने इसको निकाल फेंका हाइड्रोजन को। तो क्वेश्चन नंबर आप 7वां भी समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिकर्षण में आप एनोड, कैथोड एवं धातु अपघट्य किसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो एनोड होती है वो अशुद्ध धातु की छड़ होती है, वो मोटी होती है
और जो आपकी कैथोड होती है वो शुद्ध धातु की छड़ होती है, वो पतली ली जाती है। शुद्ध धातु की छड़ जो होती है वो थोड़ी पतली ली जाती है, वो हमें खर्च लाख ली जाती है ताकि बस वो काम करे अपना। और जो अशुद्ध धातु की छड़ होती है उसको मोटा, वो तो मोटी खुद ही ली जाएगी क्योंकि हमें शुद्ध करनी है। और जो विद्युत अवघट्टे हम बनाते हैं वो उसी धातु के लवण को बनाते हैं, समझ गए। तो देखिए नीचे आंसर, एम के विद्युत अपघटनी परिकर्षण में एम की मोटी पट्टी को एनोड जैसे मैं बता चुका हूँ, तथा पतली पट्टी को कैथोड जैसे कि बता चुका हूँ, तथा एम धातु के जलीय लवण को, यानी कि एम धातु को जो लवण होगा MsO4, मतलब एम एक धातु है, कोई भी धातु मान लीजिए आप, तो MsO4 वगैरह कुछ भी मान लीजिए, उसके लवण को हम विद्युत अपघट्टे बनाएंगे, यानी कि जो लिक्विड उस टैंक में भरा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, पेंट करके बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, ये सब लेपन एक विधि है उसके द्वारा बचा सकते हैं मतलब। तो देखो, पहला, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है पेंट करना, लोहे के उपकरणों पर पेंट करके उन्हें जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा है यशत लेपन, यानी गैल्वेनीकरण। लोहे के पत्रों यंत्रों सॉरी 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 लोहे के यंत्रों को जिंक के पिघले घोल में डुबाने से इस यंत्र पर जिंक की परत चढ़ जाती है। यह परत लोहे को जंग से बचाती है। यानी कि लोहे के जो यंत्र होते हैं उनको जिंक के जो विलयन होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें डुबाने से लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है, जिससे कि जो है लोहा जो है संचारित नहीं होता, उस पर जंग नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर आप अपना 10वां भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो आंसर देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं दो प्रकार का ऑक्साइड बनाती है। कितने प्रकार का ऑक्साइड बनाती है? दो प्रकार का ऑक्साइड बनाती हैं। पहला है आपका अम्लीय ऑक्साइड, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है वो CO2 प्लस SO, मतलब CO2 सॉरी और SO2। यानी कि CO2 जो होती है और जो SO2 होती है वो अम्लीय ऑक्साइड होती है। इसमें C है, जो कार्बन है वो है अधातु है। आपका S सल्फर जो है वो भी अधातु है। और ये इनके अधातुओं के ऑक्साइड हैं। कैसा है? अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा भी एक टाइप का और बनाती है वो, दूसरा है आपका उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख लो, H2O। H जो है आपका अधातु होता है, हाइड्रोजन, और C भी आपका कार्बन अधातु होता है। तो ये आपको दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11वां भी आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? कारण बताइए। यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है, कितने डिमांडें हैं? चार चार पता नहीं 3 डिमांडें हैं, इनका हमको कारण बताना है। तो देखिए कैसे क्या कारण बताना है। तो प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए ही किया जाता है। यानी कि हमें बताना है कि क्यों किया जाता है इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए। तो देखिए, इनके निम्न कारण हैं। ये अत्यंत चमकदार धातु हैं। यानी कि जो प्लेटिनियम है, सोना है, चांदी है, ये बहुत ही चमकदार धातु हैं। पहला कारण तो ये है इनका आभूषण बनाने का। दूसरा कारण है ये अत्यंत कम अभिक्रियाशील धातु हैं। यानी कि जो आपका सोना, प्लेटिनियम, चांदी वगैरह होता है ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, इसी कारण इसकी जो है आभूषण बना दिए जाते हैं। कम अभिक्रियाशील से मतलब ये है कि ये एकदम रिएक्शन नहीं करता, ना ऑक्सीजन से ना जल से वगैरह से। ये पानी में भीग जाएगा तो कोई बात नहीं होगी, समझ गए। तो दो कारण हो गए, पहला चमकदार है, दूसरा कम अभिक्रियाशील है जिससे कि हानि नहीं हो सकती। तीसरा है सोना, प्लेटिनियम एवं चांदी अत्यंत तन्य व आघातवर्ध्य हैं। यानी कि जो सोना होता है उसका हम 1 ग्राम सोने को 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं भाई साहब, समझ गए। और जो प्लेटिनियम होता है ये भी बहुत ही तन्य होता है, यानी कि उसको हम कितना ही खींच सकते हैं, कैसे आभूषण बना सकते हैं। चांदी का भी यही रोल होता है। तो समझ गए, प्लेटिनियम, सोना, चांदी को से आभूषण क्यों बनाए जाते हैं। 3 कारण मैं बता चुका हूँ। अब इसकी अगली डिमांड देखते हैं। तो इसका बी है, बी में इसने कहा है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। यानी कि तेल के अंदर मतलब उस केरोसिन के अंदर, यानी कि इसको अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है ये पूछा गया है उसमें। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सोडियम पोटेशियम होती है वो जल के साथ रिएक्शन करके आपकी क्या बनाती है, NaOH बनाती है और हाइड्रोजन गैस बना देती है और ऊष्मा बना देती है। और ये ऊष्मा इतनी प्रबल होती है कि हाइड्रोजन गैस में आग लगा देती है। तो ये मैं मोटा मोटा समझा दिया, अब देख लो।
क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं। यानी कि जल के संपर्क में आएंगी और वो रिएक्शन होगी आपकी, जो मैं बता चुका हूँ। मैं देखो जल्द समझा देता हूँ। Na+H2O, जब ये संपर्क में आएगी तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। तो ये ऊष्मा जो होगी इतनी प्रबल होगी कि इस हाइड्रोजन गैस में आग लगा देगी। यही जो रोल होता है वो पोटेशियम के साथ होता है और यही रोल लिथियम के साथ होता है। तो इसका कारण समझ गए आप? तो देख लो, ये वही रिएक्शन आ गई आगे, समझ गए? बी का कारण समझ गए। अब सी देखते हैं। सी है आपका एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में जो है एल्युमिनियम का यूज़ क्यों होता है? यह अभिक्रियाशील है तब भी। तो इसके नीचे एग्जाम्पल है, मतलब इसके कारण है नीचे क्यों होता है, इसके कारण है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला पहला है, यह एक हल्की धातु है। यह जो एल्युमिनियम होती है वो बहुत ही हल्की धातु होती है, समझ गए? पहला कारण तो यह है। दूसरा है, यह आसानी से बाजार में उपलब्ध है। जो एल्युमिनियम धातु है वो आसानी से बाजार में मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि एल्युमिनियम धातु के लिए हमें भटकना फिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्युमिनियम धातु जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, समझ गए? और इसका तीसरा है, यह सस्ती भी है। जो एल्युमिनियम धातु है वो सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मध्यम मीडियम क्लास के और जो निम्न श्रेणी में आने वाले लोग हैं वो भी इसको खरीद सकते हैं। चौथा कारण है, यह ऊष्मा की सुचालक है। यानी कि ये जो है गर्म करने पर गर्म हो जाती है, और यही तो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? यही चाहिए। मतलब हम खाना बनाएंगे तो बर्तन को तो गर्म होना ज़रूरी है, तभी तो जाकर अंदर जो गर्मी उसके प्रोड्यूस, मतलब गर्मी से खाना बन पाएगा। तो चार कारण हो गए, बस चार ही कारण थे, चार कारण काफ़ी है। अब देखते हैं जो इसका डी है। इसकी चौथी डिमांड है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है उसकी चौथी डिमांड है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इसको क्यों किया जाता है ऑक्साइड में परिवर्तित? तो बहुत ही आसान कारण है भाई साहब, नीचे देख लो। क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क से सीधे धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो आपके कार्बोनेट अयस्क होते हैं, यानी कि आपका जैसे NaCO3 है, या फिर सल्फाइड अयस्क होते हैं यानी कि K2S है, इनसे हम सीधा धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि इससे हम सीधे, मतलब पहली रिएक्शन में हम Na नहीं निकाल सकते, पहली रिएक्शन में हम K नहीं निकाल सकते इससे। तो इसलिए पहले इनको ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। यानी कि कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो पहले इनको ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर ये एग्जाम्पल तो मैंने गलत बता दिया, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु के, कम अभिक्रियाशील धातु के आपको एग्जाम्पल बताने चाहिए थे। जैसे कि CuSO4 से हम डायरेक्टली CO को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो आपका सल्फाइड का या सल्फेट का जो विलयन है, इससे हम डायरेक्टली CO को प्राप्त नहीं कर सकते। इससे CO को प्राप्त करने के लिए पहले हमें ऑक्सीजन से वगैरह वगैरह मतलब करवानी पड़ेगी, रिएक्शन गर्म गर्म करना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है, इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड से हम कार्बन अपचयक के साथ रिएक्शन करा देंगे और हम अपनी धातु जो है प्राप्त कर लेंगे। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ गए। कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख देना बस, क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क से सीधे धातु को प्राप्त नहीं किया जाता, बस इतना लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13वां है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने के लिए क्यों प्रभावी होते हैं? यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो बर्तनों की गंदगी को साफ करने के लिए क्यों प्रभावी होते हैं, हमें ये बताना है। तो बहुत आसान है, आंसर है काफ़ी लंबा, पर डरना नहीं है, समझना है। तांबे के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि जो आपका तांबे का बर्तन होता है उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसका रासायनिक नाम है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है उसका रासायनिक नाम, जो हरी परत चढ़ जाती है, जो जल में अविलय होती है। यानी कि वो कॉपर कार्बोनेट की जो परत होती है वो जल में घुलती नहीं है। यानी कि हम उसको जल से धोएंगे तो नहीं धोएगी वो, कहने का मतलब यह है। नींबू या इमली के रस अम्लीय होते हैं, जो इस परत को अभिक्रिया करके घुलनशील बना देते हैं। यानी कि जो नींबू का रस होता है और जो आपका इमली का रस होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और ये अम्लीय रस इस परत से अभिक्रिया करके इस परत को जल में घुलनशील बना देता है। कैसे क्या बना देता है दोस्तों? बहुत अच्छी बात है, मतलब काम की बात है हमारे, कि ये जो है जल वो कॉपर कार्बोनेट की परत को घुलनशील बनाता है। अभी जब इसने घुलनशील बना देगा तो हम जल डालेंगे तो जल से भी जो है आसानी से घुल जाएगी। तो आगे के लिखो है, घुलनशील बना देता है, जिससे
तांबे के बर्तनों को पुनः धोकर चमकीला किया जा सकता है। समझ गए? कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर, ये जो है जल में अघुलनशील होती है। इसको अम्ल से अगर धोएंगे तो अम्ल इसके ऊपर मतलब डालेंगे तो ये जो अम्ल इसको घुलनशील बना देगा। उसके बाद हम जल से धोएंगे तो आसानी से धुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां भी हमारा हो चुका है आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है आपका, हाँ, तो रासायनिक, क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधातुओं एवं धातुओं में विभेद कीजिए। यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमें धातुओं में और अधातुओं में अंतर प्रदर्शित करना है। तो बहुत आसान है, देख लेते हैं। पहला अंतर है आपका, इस वाले कॉलम में धातु है, इस वाले कॉलम में जो है आपका अधातु है। समझ गए? तो देख लीजिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। यानी कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और धनायन बना लेती हैं। और जो आपकी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि उसको ले लेती हैं और ऋणायन बना देती हैं। पहला वो जो है आपका अंतर तो है, जो विभेद है वो हो गया तो ये। और दूसरा है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यानी कि धातु ऑक्सीजन से आपकी रिएक्शन करेगी और कैसे पदार्थ बनाएगी, कैसे वो आपको उत्पाद बनाएगी, अम्लीय बनाएगी और उभयधर्मी। यानी कि एज अम्लीय बनाएगी और उभयधर्मी का मतलब जो दोनों गुण, अम्ल और क्षार दोनों के गुण रखे। तो दो तरह के आपके प्रोडक्ट बनाती है धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, एक तो अम्लीय और एक उभयधर्मी। और जो आपकी अधातु होती है, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद अम्लीय 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 व उदासीन ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जो आपकी अधातु होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अम्लीय तथा उदासीन प्रोडक्ट बनाती है। तो समझ गए इतना? आगे बढ़ते हैं, एक अंतर और देखते हैं। अगला अंतर है, धातुएं सक्रिय धातुएं। यानी कि जो सक्रिय धातु होती हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है। यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यानी कि तनु अम्ल से रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन मुक्त कर देती है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकती है। जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाती हैं। यानी कि आपकी HCl से जो अधातुएं होती हैं वो HCl से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर सकती। समझ गए? और जो धातुएं होती है यानी कि जैसे Na है वो HCl से H को विस्थापित कर देंगी रिएक्शन करने के बाद। तो आप क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो था उसको भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने पेज पर नहीं उतारा, इसको आपको इसमें समझना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 15वां है वो ये है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलियन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। सोने को उसने एक ऐसे विलियन में डाला, विलियन में मतलब डुबोया, कि उस विलियन ने इस सोने के वजन को कम कर दिया। यानी कि जो है इस विलियन ने सोने के साथ रिएक्शन करके थोड़ा बहुत सोना अपने अंदर मिला लिया, यानी कि घोल लिया। उसने सोने के साथ उसने रिएक्शन कर लिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलियन होगा ये, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील विलियन होगा। तो इस विलियन का जो नाम है वो है आपका अम्लराज। यानी कि अम्लराज जो बना हुआ होता है वो, उसमें 3 भाग तो होते हैं शायद HCl के, और एक भाग होता है उसका HNO3 का। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, ऐसे कुछ कहते हैं। तो यानी कि 75% तो होता है उसमें HCl और एक 25% होता है उसमें HNO3। तो इन विलियंस को जब हम इतने मिलाएंगे तो हमें मिलेगा अम्लराज। क्या मिलेगा हमें? अम्लराज। तो ये जो अम्लराज होता है ये सोने को घोलने की क्षमता रखता है। क्या रखता है दोस्तों? सोने को घोलने की क्षमता रखता है अम्लराज।
ये अम्लराज सोने को घोल लेता है और चमकदार बना देता है, तो वो उस व्यक्ति ने अवश्य ही इस अम्लराज में उसे सोने के जो महिला के कंगन थे उसमें डुबाया होगा। तो ये वाला हमने बता दिया, इसका आंसर क्या है, अम्लराज। अब तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे की मिश्र धातु जो होती है, स्टील वगैरह जो होती है उसको लोहे के इस्पात वगैरह से बनाया जाता है, यानी कि मिश्र धातु होती है वो, तो उसे छोड़ो, ज़्यादा मिश्र समझ लो उसको। तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण होता है, यानी कि इस्पात का मतलब स्टील, जो टैंक होता है उसका उसको बनाने में स्टील का यूज़ नहीं होता, तांबे का यूज़ होता है। तो इसके कारण है, कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। पहला कारण है तांबा ऊष्मा का सुचालक हो जाए, यानी कि जो तांबा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि वह गर्म करने पर गर्म हो जाता है। दूसरा है तांबे का गलनांक अधिक होता है, यानी कि जो तांबा होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसको गलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसका जो गर्म टैंक का बनाया जाता है उसका तांबे का। समझ गए। तीसरा है तांबे तांबे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि स्टील गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। यानी जो तांबा होता है वो गर्म जल से रिएक्शन नहीं करता है, और जो स्टील होता है वो गर्म जल से रिएक्शन कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो मिश्र धातु का बना हुआ होता है, उसमें कुछ धातुएं ऐसे बनाई जाती हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जिसके कारण वो गर्म जल से रिएक्शन कर लेती हैं। और जो आपका तांबा होता है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है मतलब तांबा, और वो गर्म जल से रिएक्शन नहीं करता। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके, पूरे 16 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़ चैनल को, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे।